Hello students, welcome to our channel Yogi Institute and Classes. Today we are starting chemical reactions and equations. आज हमें chemical reactions कौन कौन सी chemical reactions होती है, कैसे होती है, हम कैसे जान सकते हैं वो देखना है. चलो, so chemical reactions and equations. The change milk is left at a room temperature during summers. तो क्या होगा उसमें? आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट विल कन्वर्ट्स इनटू कर्ड. मिल्क में से कर्ड बनेगा ना, वो मिल्क में से कर्ड का फॉर्म होना मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हुआ, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा. किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होगा ना, विच लिबरेट्स लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से वो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होगा. रस्टिंग ऑफ आयरन, fermentation of grapes which converts into wine, alcohol, cooking of food. जब हम फूड बनाते हैं तो उसकी स्मेल चेंज होती है कि नहीं होती? रो फूड, रो मटेरियल और कुक फूड की स्मेल है वो डिफरेंट होगी. मतलब उसमें कुछ केमिकल चेंज होगा जिसकी वजह से उसका कलर, स्मेल चेंज होगा. एंड फूड गेटिंग इन आवर बॉडी विच फर्दर डाइजेस्ट एंड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी. हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए तो हम कुछ भी खाएंगे, वो खाने के बाद हमारे स्टमक में और फर्दर इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा. डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो एब्जॉर्ब होगा और फिर से हमें एनर्जी मिलेगी. वी रेस्पिरेट. रेस्पिरेट का मतलब ब्रीदिंग नहीं, ब्रीदिंग और रेस्पिरेट बोथ आर डिफरेंट. ब्रीदिंग का मतलब होगा इनहेल एक्सहेल, सांस अंदर लेंगे या तो सांस बाहर निकालेंगे. रेस्पिरेशन का सिंपल मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. एक एक्टिविटी है, चेंज कर. दिस इज द प्लेट ऑफ अ मैग्नीशियम, सिंपल जस्ट प्लेट. व्हेन वी बर्न दिस इट विल फर्दर कन्वर्ट्स इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड्स. जब हम उसे बर्नर के ऊपर ले जाके बर्न करेंगे तब वो जलना शुरू होगी और इसमें से हमें एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा. यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हो गिरा है वो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का कंपाउंड होगा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखा आपने, क्या चेंज हुआ? तो मैग्नीशियम जब हमने जलाया Mg की रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, O2 के साथ हमने बर्न कर दिया तो ये क्या बन गया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 लगा दिया, मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ पे 2 लगा. सिंपल. अगर आपको स्टेट लिखनी है तो मैग्नीशियम प्लेट हमने कैसे ली थी? सॉलिड. ऑक्सीजन गैस होगा और MgO गैस होगा या सॉलिड? सॉलिड. हमने यहाँ पे जो प्लेट में ऐश देख रहे थे कि ऐसे गिर रही थी, वो कैसी थी? सॉलिड. मतलब MgO आपका कैसा होगा? सॉलिड होगा. कंक्लूजन क्या आया? We observe that the magnesium ribbon burns with a slim white flame. Flame के साथ burn होगी, एक साथ करके साथ आ जाएगा. It change into white powder. This white powder is known as a magnesium oxide. ये जो हमने फॉर्मूला लिखा वो, it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen. मजा आ रहा है ना पीपीटी में? पीपीटी में मजा आ रहा है ना? अच्छा दिख रहा है. चलो करो एक एक करके शुरू. दिस इज द टेस्ट ट्यूब. यहाँ पे हमने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन रखा है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है. जैसे ही हम पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट एक बार प्रेस कर ऐड करते हैं तुरंत ही आपको यहाँ पे येलो कलर का फॉर्मेशन दिख रहा होगा. दिस येलो कलर इज फॉर्म्ड ड्यू टू दी प्रेसिपिटेशन. इसके बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी. येलो कलर किसकी वजह से होगा? प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड. नेक्स्ट एक्टिविटी. दिस इज द कॉनिकल फ्लास्क. वी आर एडिंग सम जिंक पार्टिकल्स. देन आफ्टर we are adding dilute H2SO4 into this flask and let's see what will happen when we are adding H2SO4 into this flask which contains
जिंक, जिसके अंदर थोड़ा सा जिंक भरा हुआ है, तुरंत ही एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होके हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। लाइक Zn is react with H2SO4। यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगी रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे कुछ गैस इवॉल्व होगा। ये देखो यहाँ पे कुछ गैस इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। वो जो गैस इवॉल्व होगा यहाँ से बाहर निकलेगा, कौन सा होगा? इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2 गैस। करो और एक बार प्रेस कर दे अगर कुछ है तो, नहीं खत्म हो गया होगा। सो आपको यहाँ पे कुछ बबल दिख रहे होंगे। ये बबल्स का मतलब होगा इसके बीच में क्या फॉर्म होगा? गैस, हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म व्हेन इट विल रिएक्ट विथ एसिड। सो जनरल रिएक्शन है, कोई भी मेटल के साथ आप रिएक्शन दो, फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। So these are the 5 different types by which you can see, क्या देख सकते हो आप? केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट होगा केमिकल चेंज, सेकंड क्या होगा? चेंज इन कलर, फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो इन पांचों में से कोई भी एक चेंज हो रहा है आपके रिएक्शन मिक्सचर में, मतलब वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। समझे? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, हम अब तक ये पढ़ते आए हैं कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। नाउ हमें ये देखना है कि हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मेनली केमिकल रिएक्शंस 3 स्टेज में होगी डिफरेंट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई कंपाउंड सॉलिड में से लिक्विड, लिक्विड में से सॉलिड, फिर सॉलिड टू गैस कन्वर्ट होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? When our compound is solid, solid is converted into liquid. सिंपल, अगर हमारे पास आइस है, आइस मेल्ट होगी तो सिंपल उसको क्या बोल देंगे? मेल्टिंग। When our liquid, हमने वाटर लिया और उसे रख दिया फ्रिज में, फ्रिज में रखने से वो क्या हो जाएगा? सॉलिड, फ्रीज होगा, फिर से क्या बन जाएगा? सॉलिड। तो उसको बोलेंगे फ्रीजिंग। जब हम लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं तो उसमें से पानी को हीट करने से क्या बनेगी? वेपर। क्या बनेगा? गैस बनेगा, वेपर बनेगा, विच इज नोन एज इवेपोरेशन। अगर मैंने गैस को इकट्ठा किया, एक साथ लाया और फिर उसे हाई प्रेशर दिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया और टेम्परेचर धीरे 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 उसका कम करता गया, तो होगा उसका लिक्विड में कन्वर्जेशन, which process is known as a condensation. For condensation we have to apply high pressure and low temperature. Otherwise यहाँ पे जितने भी गैस है एयर में प्रेजेंट वो सारे लिक्विड होते, हम सांस ही नहीं ले पाते। हम थोड़ी मछली है कि पानी में सांस ले लेंगे, नहीं हो सकता, हमें एयर चाहिए। तो ऐसे ही कोई भी गैस वो लिक्विड नहीं बन सकता। फिर अगर मैंने सॉलिड को डायरेक्ट ही गैस बना दिया, बीच में लिक्विड आया ही नहीं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर किसी को दे दिया, या कोई ऐसे कंपाउंड है लाइक कैम्फर, पूजा की थाली में जो आता है ना क्यूब एक छोटा सा, उसको आप घर पे खुला छोड़ दो, ऐसे ही रख दोगे तो वो थोड़े टाइम के बाद तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो सॉलिड टू डायरेक्ट कन्वर्ट होगा गैस में, विच इज नोन एज अ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसे? सब्लिमेशन। एंड अगर मैंने गैस को एकदम से ठंडा किया, उसे लिक्विड बनने का चांस ही नहीं दूंगा, बहुत ज्यादा ठंडा कर दूंगा, तो गैस तुरंत वो बन जाएगा लिक्विड। क्या बनेगा? सॉलिड। वेरी गुड। लिक्विड आएगा ही नहीं, इतना ज्यादा जल्दी से ठंडा करूंगा कि जिसकी वजह से लिक्विड नहीं आता, डायरेक्ट क्या आएगा? सॉलिड। तो उसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। ये एक वर्ड नया है, इसके ऊपर फोकस करना आपके लिए, बाकी सब देख चुके हो। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होगा चेंज इन कलर। आप देख रहे हो कोई फ्रूट अगर आप देखोगे जो पका नहीं है, लाइक मैंगो,
इसका पहले यहाँ पे ध्यान दो, मैंगो। तो मैंगो पहले कैसा होगा, ग्रीन होगा ना, बाद में धीरे धीरे जैसे वो पकेगा उसके बाद उसका कलर येलो हो जाएगा। वैसे ये स्ट्रॉबेरी है, वो पहले ग्रीन होगी, जैसे जैसे वो पक जाएगी वैसे वो ग्रीन टू रेड में कन्वर्ट होती जाएगी, डार्क रेड बन जाएगी। तो मतलब वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अब कोई फार्मा इंडस्ट्रीज देखो, कंपनीज देखो, उसके ऊपर ऐसी चिमनी लगाई हुई होती है जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन थ्रू गैस बाहर निकलती होगी। चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे क्या था पहले, वो ठंडा लग गया इसको, तो आइस था, आइस को जैसे ही खुला छोड़ दो लिक्विड में पानी बन जाएगा। वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल? फिजिकल चेंज होगा। क्या होगा? चेंज फिजिकल। बट दिस इज फॉर द एग्जांपल फॉर चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैंने आइस को किसी और के साथ मिक्स किया तो उसमें भी कोई केमिकल चेंज वो कर सकता है ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कितना अच्छा दिख रहा है ना? नेक्स्ट, वैलेंसी चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए। OH for the hydroxide, Cl for the chloride, Br minus for the bromide, I minus for iodide, NO3 minus nitrate, HCO3 minus bicarbonate, AlO2 minus aluminate, Ag plus silver, Na plus sodium, H plus hydrogen और K plus potassium। ये सारे के सारे क्या होंगे? ऐसे आयन्स की जिसकी सबकी वैलेंसी क्या होगी? 1। क्या है वैलेंसी? 1। कुछ कुछ ऐसे भी आयन्स होते हैं जिसकी वैलेंसी 2 होती है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कैडमियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, जिंक, बैरियम, ऑक्सीजन, सल्फर, क्रोमेट, कार्बोनेट, सल्फेट एंड जिंकेट। इससे बेटर है कि मेटल की वैलेंसी आपको डायरेक्ट याद रहेगी। इसके लिए आपको याद रखना होगा लीना के रूबिसेंस फायर। इसके लिए याद रखो लीना के रूबिसेंस फायर। ये मैं आपको स्पेलिंग के हिसाब से नहीं बोल रहा इंग्लिश के, ये आपको याद रखना है न्यूमोनिक्स के जैसे। तो ये दीस आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, तो इस सब की वैलेंसी होगी +1। द सेकेंड वन इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। कभी कभी राजी भी बोलते हैं, तो पर वो राजी क्यों होगा? इतने सारे पैसे मांगोगे तो, कार और स्कूटर मांगोगे तो कोई राजी नहीं होता, रोएगा ही। तो ये आपका सेकेंड ग्रुप है जिसकी वैलेंसी +2 है। और जनरल्स जो दूसरी मेटल्स आती है उसके लिए आप डायरेक्ट याद रख सकते हो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी हम वैलेंसी देख चुके हैं, जिसके जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वो निकाल देगा। वही है ना मेटल। तो क्या होगा? जिसके पास ग्रेटर देन 4 है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के, और जिसके पास लेस देन 4 लाइक 1, 2 एंड 3 वो क्या करेगा? डोनेट +1, +2 एंड +3। ऑल जो होती है वो ज्यादातर क्या होगी? मेटल्स। समझे? तो बाकी के लिए आप डायरेक्ट ये याद रख सकते हो, और कुछ नेगेटिव आयंस है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते अभी। सो हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे हेलोजन। इसके लिए भी एक न्यूमोनिक्स है, फिर कल बाहर आएगी एंटी। ऑल आर द 17th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विच हैज अ -1 वैलेंसी। -1, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे सारे के सारे। फर्स्ट से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कौन सा है? एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन, अरे गद्धो 9th, तो 2,8 इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। सही है?
क्या सही है पागल, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2,7 आएगा। अब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 डोनेट करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? गेन करेगा। कितने? 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से ऊपर तो चार्ज क्या आएगा? -1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा? नेगेटिव। और गेन किया तो चार्ज क्या आएगा? -1। तो जितनी फर्स्ट की वैलेंसी होगी उतनी ही वैलेंसी सारे के लिए याद रखनी है। इसके लिए फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी के लिए -1, लीना के रूबी सिंस फायर के लिए +1, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए के लिए +2। ओके, याद रहेगा? हाँ, तो ये सभी आपको वैलेंसी के हिसाब से याद करना है, जिसकी वजह से आप कोई केमिकल रिएक्शन कर सकते हो। सपोज आपको ऐसी रिएक्शन दी गई है कंप्लीट करने के लिए, जिंक प्लस H2SO4। अगर वैलेंसी ही नहीं पता है तो कैसे करोगे? हमें ये पता है जिंक की वैलेंसी क्या होगी? 2+। SO4 की वैलेंसी क्या होगी? सल्फेट। वैलेंसी ऑफ सल्फेट 2- कितनी होगी? 2-। क्रॉस कर दो, इसकी टोपी उसके सर, दोनों की वैलेंसी 2। 2 जेम 2 क्या हो जाएगा? 1 जेम 1। तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2S। फिर से इसके जैसा एक समझ लो, ऊपर वालों तो खोवाई गયું છે આમાં કંઈક जोरदार क्लियरिटी આવે છે, दिख रहा है? आप रिवाइज कर पाओगे दूसरी बार अगर देखना है तो लेक्चर। अगर सपोज आपको बनाना है, ऐसा किसी ने बोला सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम किस ग्रुप की मेटल है? Na। लीना के रूबी सिंस फायर वैलेंसी होगी +1, तो सोडियम के ऊपर आएगा +1। कार्बोनेट CO3 2-, इसके लिए +1, इसके लिए -2। इसकी टोपी उसके सर कर दो, ये यहाँ गया, ये इधर, तो सोडियम के नीचे क्या आएगा? Na2 और CO3 के लिए 1, तो Na2CO ये 1। समझ गए? वैलेंसी चार्ट याद रख लो, देख लो, नोट्स बना लो। इस साइड जो सारी मेटल थी उसके लिए +1, यहाँ पे जितनी थी उसके लिए +2। कुछ ऐसे एलिमेंट भी है, कुछ ऐसी मेटल है जो एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाती है, लाइक कॉपर और Fe आयरन। Cu+1 भी पॉसिबल है और कॉपर +2 भी पॉसिबल है, आयरन +2 भी पॉसिबल है, आयरन +3 भी पॉसिबल है। तो ये ऐसी है कि जो एक से ज़्यादा वैलेंसीज दिखाती है। एल्यूमिनियम के लिए भी आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम Al3+ की वैलेंसी फिक्स है +3। केमिकल इक्वेशंस, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। सपोज अगर मैं ऐसा बोल दूं यहाँ पे कि मैग्नीशियम will react with oxygen, it will convert into magnesium oxide। थोड़े हैंड राइटिंग खराब है, जल्दी से लिखा है इसलिए, तो नेक्स्ट पता चल जाएगा। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल फर्दर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो ये होगा आपके लिए वर्ड इक्वेशन, जिसमें सिंपल आपने वर्ड्स लिखे हैं, कोई एलिमेंट उसके लिए साइन नहीं दी है, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट रखोगे, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होगी और बीच में एरो की साइन होगी। यहाँ पे ऑलवेज आपको ऐसा एरो दिखाना है, मतलब रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं।
आज हमें देखना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ या तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ नया बना रहे होंगे। सिंपल से सिंपल केमिकल रिएक्शन में भी आपको ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसे डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस है कि जिसमें दो कंपाउंड मिलके कोई एक प्रोडक्ट बनाएगी। कोई ऐसी भी रिएक्शन है कि जिसमें एक रिएक्टेंट दो डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और कोई कोई ऐसी भी रिएक्शन आप देखोगे कि जो एक दूसरे के बीच में अपनी जगह को स्विच करते हैं, अपनी प्लेस चेंज करेंगे। उसमें से फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, लेट्स सी एग्जांपल ऑफ अ बर्निंग कॉल। कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल थे, एक कार्बन था दूसरा ऑक्सीजन। दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फर्दर कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ क्या हुआ, कोई दो प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट एक साथ आके एक सिंगल प्रोडक्ट बना। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ वाटर। ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एक साथ आके क्या बना देते हैं, H2O, वाटर बनाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज रिपीट हुई, दो डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल एक साथ आके एक नया कंपाउंड जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, टू हाइड्रोजन molecule and one oxygen molecule get reacts each other and will form 2 moles of water. This is known as a mole. ये क्या बोलते हैं इसको हम, जो भी उसके कोएफिशिएंट है उसको मोल बोलते हैं। So this all are the examples of combination reaction in which two different components are get combined together and form a one compound. A simple chemical reactions which happens between two different compound and further it will form only one compound which is known as a combination reaction. हमने यहाँ पे थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, एक ग्लास में वाटर है, थोड़ा सा वाटर हम इसमें डालते हैं। उससे पहले हमने टेम्परेचर मेजर किया, वो आया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल रूम टेम्परेचर था। उसके बाद हमने यहाँ पे वाटर ऐड करने के बाद फिर से टेम्परेचर मेजर किया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिला। इसके अंदर रिएक्शन क्या हो रही होगी, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था दैट इज नोन एज अ क्विकलाइन CaO, उसके अंदर डाला वाटर H2O एंड फर्दर इट विल कन्वर्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। इसका मतलब होगा स्लेक लाइन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। क्विक लाइन का मतलब होगा CaO और स्लेक लाइन का मतलब होगा CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम जब भी कोई वॉल के ऊपर लगाते हैं तो वो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फर्दर कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, और आफ्टर 2 or 3 days इट विल गेट शाइनी, वो व्हाइट बन जाएगा। रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विथ CO2 carbon dioxide present in the air and further it will convert CaCO3 calcium carbonate plus water, और ये व्हाइट कलर का शाइनी कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। ये आ ही रहा था, मैंने काम का लिख दिया। So calcium hydroxide plus calcium plus carbon dioxide will further convert calcium carbonate, एक ही बात बस। नाउ पिछली रिएक्शन में हमने देखा कि उसमें से कुछ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, बट आफ्टर रिएक्शन द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, तो उसके अंदर कुछ हीट रिलीज हुई होगी, निकली होगी। तो वो जो ऐसी रिएक्शन की जिसमें हीट रिलीज होती है दैट इज नोन एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
इन विच द हीट विल रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। उसमें फर्स्ट होगा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होगा आपके लिए मीथेन, सीएनजी, जो आप ऑटो रिक्शा में होता है या तो कार में। मीथेन प्लस वाटर विल फर्दर कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। इसके अंदर जब भी आप गैस को जलाते हो, सिंपली घर पे आपने जब भी गैस ऑन किया तो उसके अंदर से फ्लेम निकलेगी। फ्लेम गर्म होती है कि नहीं, कि वो ठंडी होती है? गर्म होगी ना फ्लेम। तो जब भी आप किसी नेचुरल गैस सीएनजी या तो एलपीजी को बर्न करोगे, एलपीजी में ब्यूटेन होगा। क्या होगा याद रखना, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, C4H10 ब्यूटेन। क्या होगा उसके अंदर? ब्यूटेन। दैट इज also one type of a hydrocarbon। क्या होता है वो? कार्बन। द कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। समझ गया? समझ ही जाते हो आप लोग, तो इतने इंटेलिजेंट हो। तो ये रिएक्शन की अगर आप बात करो तो बैलेंस है। बैलेंस है कि नहीं देखने के लिए क्या चेक करेंगे? यहाँ 4 हाइड्रोजन, इस साइड 2 हाइड्रोजन, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना होगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे ही रहने देना, कर दूंगा एक बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने ऐड कर देंगे? 2। यहाँ पे 2 ऐड किए, ऑक्सीजन कितना हो गया? 2। ये ऑलरेडी बैलेंस है? नहीं है। यहाँ 2 ऑक्सीजन, पर यहाँ भी तो एक्स्ट्रा है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हुए? 4। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। अब फाइनल देखो, CH4 में 1 कार्बन, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन 1। ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 प्लस इस जगह पे 2, टोटल हो गए 4। यहाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4। मतलब ये फाइनली आपका बैलेंस इक्वेशन होगा। अब रुक जा, चला गया। The reaction in which the heat is released during the formation of a product which is known as a exothermic chemical reactions. Next is example होगा उसका रेस्पिरेशन। पहले भी मैंने बोला था, रेस्पिरेशन मतलब सिंपल ब्रीदिंग नहीं होता, वो होता है डाइजेशन ऑफ शुगर और ग्लूकोज। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बनती है वो ग्लूकोज से बनती है। किससे बनती है? ग्लूकोज। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोल सकते हो, यहाँ पे आना चाहिए था ग्लूकोज। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देता है। इसी एनर्जी से हम लोग काम कर पाते हैं। हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, बोलते हैं। मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो। रीज़न क्या है कि आपकी बॉडी में क्या आएगा? ग्लूकोज। फिर अब देखो, ये रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पे कितने? 6 कार्बन, यहाँ पे कितना है? 1 अकेला कार्बन। तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ये 6 कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 डाल दिया हमने। कितने हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 6H2O लगा दिया यहाँ पे। अब ऑक्सीजन देखो, यहाँ कितना है? 6 प्लस ये 2। इस साइड कितने हैं? 6 2 जा 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, प्लस ये कितने हैं? 6 ऑक्सीजन इधर है। तो ये 6 और 6 देख लो, हो गया बैलेंस। एक्स्ट्रा कितने बचे? 12 ऑक्सीजन। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 6। अब फाइनल एक बार बैलेंस करने के बाद चेक भी करो आप राइट हो कि नहीं हो। कार्बन कितने हैं मेरे साथ काउंट करो। कार्बन कितने हैं? 6। यहाँ पे कितने हो गए? मतलब कार्बन बैलेंस। लेफ्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 12। राइट साइड 6 2 जा 12, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीजन 6 प्लस 6 2 जा 12, ये कितने हैं टोटल? 12। टोटल कितने हो गए? 18 ऑक्सीजन। राइट साइड के लिए देखो, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन प्लस
ये 6 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए? 18 ऑक्सीजन, मतलब हो गया बैलेंस। वही है क्या? हाँ? लेकिन सर सब थोड़ी तो उसमें किसमें मींस सर वो तो लोग याद कर लेंगे सिर्फ एलिमेंट्स के। हाँ, लेकिन सर उसके स्पेसिफिक नेम याद करने के लिए एलिमेंट्स तो याद हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड और वो सब। हाँ। उसके लिए नहीं, वो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इसके नेम आयंस, आयंस तो याद ही रखने पड़ेंगे सर, क्योंकि ये जो आपने बताया इससे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल होते हैं तो उनके एलिमेंट्स से तो आते नहीं है, आते हैं तो उसमें से ही आते हैं। वो याद रखना, वो मैं भेज दूंगा, वो जो पीपीटी थी ना जिसमें +1 वैलेंसी और +2 वैलेंसी थी, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उसमें से लिख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल ये भी है, जब भी वेजिटेबल्स डिकम्पोज होते हैं तो उसमें से भी हीट जनरेट होती है। जब भी आप इसके लिए आप और एक एग्जांपल ले सकते हो, लाइक नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो यूज करते हो वो भी। नेक्स्ट कर दे। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक इट मींस which reaction will consume the heat during reactions। जब भी कोई रिएक्शन बाहर से हीट कंज्यूम करेगी, बाहर से वो हीट लेगी, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? एंडोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। एक एक्टिविटी है, एक ट्राइपोड के ऊपर आप यहाँ पे इसको बोलते हैं इवोपरेटिंग डिश। इस इवोपरेटिंग डिश में सल्फर डाला है, साथ में हम अंदर से थोड़ा सा आयरन पाउडर डाल देंगे। आयरन पाउडर और सल्फर दोनों को करेंगे बर्नर से हीट। जैसे ही हीट किया, इसके बीच में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होगी, और ड्यू टू दैट केमिकल चेंज आर आयरन एंड सल्फर विल बी रिएक्ट टुगेदर। आयरन सल्फर दोनों का फर्दर होगी रिएक्शन। रिएक्शन होने से उसके अंदर क्या बनेगा? आयरन सल्फाइड, जिसकी केमिकल रिएक्शंस हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आयरन प्लस सल्फर दोनों हमने कैसे लिए थे? सॉलिड, मतलब होगा सॉलिड। फिर हमने नीचे से बर्नर लगाया, मतलब किया उसे हीट, एंड फर्दर इट विल कन्वर्ट्स इनटू आयरन सल्फाइड। किस में कन्वर्ट होगा? वो आयरन सल्फाइड में कन्वर्ट होगा। तो reaction in which the heat is absorbed, heat get consumed in the reaction is known as a endothermic reactions। समझे? इसमें कोई डाउट? एक्सो मतलब क्या होगा? बाहर निकलेगा, एंडो मतलब अंदर। बोल। गुड क्वेश्चन। कि जैसे कोई रिएक्शन एक में से टेम्परेचर खींच रही है, तो खुद का तो टेम्परेचर क्या होगा? कमी करेगा। आपने ऐसा किया, दो चीज़ों को कांटेक्ट में लाया, जैसे यहाँ आपके पास ये एक जो चीज़ था, ऐसा एक जो मग था, इसमें हॉट पानी रखा हुआ था, क्या था? हॉट वाटर था, और एकदम कोल्ड की सीजन थी, जिसकी वजह से आपने वो गर्म पानी को दोनों साइड से ऐसे ऐसे पकड़ लिया। तो पकड़ने की वजह से आपके जो हाथ ठंडे होंगे वो गर्म होंगे धीरे 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 धीरे, और पानी जितना गर्म है वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। तो गर्म और ठंडे के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा, होगा ना? नेक्स्ट करो। ग्रीन ग्रीन दिख रहा है एकदम ही। तो हाँ, ऐसे फोटो डाल दूंगा, चल लास्ट में, बस तेरे लिए ग्रुप में भेज दूंगा, आर न्यू साइंस फैकल्टी करके बैठ जा। अब हम इसे फर्दर हीट करेंगे फेरस सल्फेट को। ये गलत लिखा है, फेरस ऑक्साइड नहीं है, फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट को फर्दर हीट करेंगे और ज़्यादा, बट इस वक्त आप यहाँ पे अपना माउथ नहीं लाओगे, बिकॉज ऑफ इसके अंदर से जो गैस निकलने वाली है वो हैजार्डस है, मतलब आपको हानि पहुंचा सकती है। आपके स्मेल में अंदर गई तो उसकी वजह से आपका जो इनहेल होगा, ब्रीथ, उसकी वजह से आपके गले में आपको कुछ अलग फील हो सकता है, या फिर प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी हो सकती है।
सो इस वजह से यहाँ अपना मुंह मत रखना जहाँ कहीं भी हो। और केमिस्ट्री में खास ध्यान रखना, जब कभी भी आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो तो टेस्ट ट्यूब में से अगर आपको किसी ने बोला कि उसकी स्मेल चेक करो, तो ऐसे लेके बस आपको 10 to 20% ब्रीथ आपकी अंदर लेनी है। नॉर्मली आप ऐसे ब्रीथ करते हो तो इतनी ज़्यादा ब्रीथ अंदर नहीं लेनी, बस 10% ब्रीथ अंदर लोगे। यहाँ पे कोई परफ्यूम नहीं जो आप इतनी ज़्यादा ब्रीथ लो के स्मेल करोगे, समझे? बस थोड़ी सी स्मेल अंदर लेना तो आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। जब भी हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो उसमें से फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी, जो बहुत ही हैजार्डस टॉक्सिक गैस है ये, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो इस वजह से आपको यहाँ पे अपना मुंह नहीं रखना है। तो ये दो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक साथ हो गई, FeSO4 इंटू 7H2O को हमने किया हीट, ये डेल्टा मतलब हीट की साइन होगी, तो ये बनाएगा FeSO4 प्लस H2, यस डेल्टा। अगर मैंने FeSO4 को फर्दर हीट किया तो ये बनाएगा Fe2O3, Fe फेरिक ऑक्साइड। हम्म, बस रुकने दे। हाँ, अब सोचो, अब टच मत करो। अब सोचो ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है? अब हो रही है ना रिकॉर्ड? तो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है? यहाँ पे आयरन कितने हैं? 2, इस साइड 2 कर दो। अब कैलकुलेट करो कि इस जगह पे 2 सल्फर, 1 2 सल्फर भी हो गया, फिर 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8 ऑक्सीजन। तो आयरन भी बैलेंस है, सल्फर भी बैलेंस है एंड ऑक्सीजन भी बैलेंस है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट कर। और एक हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, इसमें भी वही सेम चीज़ होगी, आप इसे थोड़ा दूर रख के हीट करोगे अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो। जैसे ही टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेके आप उसे हीट करना शुरू करोगे, तुरंत ही थोड़ी देर बाद आपको उसके अंदर का कलर चेंज होता हुआ दिखेगा और उसके अंदर से थोड़ी ब्राउन टाइप की गैस निकलती हुई दिखेगी। वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होंगे जो इसमें से निकल रहे हैं। उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, PbNO3 लेड नाइट्रेट, उसको किया हीट तो क्या मिलेगा? PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सो ये जो ब्राउन फ्यूम्स निकलती हुई आपको इसके अंदर से दिख रही है, ये ब्राउन फ्यूम्स होगी NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स होगी। और ये भी, हाँ अभी नेक्स्ट। अब देखो ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ कितने लेड? 1, लेड कितने? 1। नाइट्रोजन देखो NO3 ट्वाइस, मतलब नाइट्रोजन कितने होंगे? 2। ब्रैकेट के बाहर जो भी 2 है वो अंदर दोनों एलिमेंट के लिए होगा। सो नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6, तो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे पहले नाइट्रोजन बैलेंस करके ऐसा सोचो, 2, ये 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 और 2 ये 6, 6 और एक ऑक्सीजन 7, बैलेंस नहीं हो रहा है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो अब बैलेंस करने का सोचिए, यहाँ पे 2 लगाया तो इसकी वजह से क्या होगा? इस जगह पे 2 Pb आ गए, यहाँ 2 कर दिया। फिर नाइट्रोजन देखो ऑलरेडी 2 था, 2 2 जा 4, नाइट्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, तो उसके लिए इसको निकाल के यहाँ पे 4 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 ऑक्सीजन थे। यहाँ पे देखो 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2, कितने हो गए? हो गया बैलेंस। सो डायरेक्ट अगर कुछ ऐसा आए यहाँ पे
7 ऑक्सीजन थे और इस जगह पे 6 ऑक्सीजन थे, तो 7 6 बैलेंस नहीं हो सकते थे, इसलिए मैंने पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर बैलेंस करने का सोचा। ओके, अब रहने दे। when a decomposition is carried out in the presence of a heat, that is known as a thermal decomposition। क्या बोलेंगे हम उसे? थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का और एक एग्जांपल है जिसमें हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर शुगर डाल देंगे। क्या ऐड कर देंगे? शुगर। शुगर को हीट करेंगे। अब शुगर का फॉर्मूला हम नॉर्मली भी देखें तो C12H22O11, इसको करेंगे हीट, तो इसमें से जितने वाटर मॉलिक्यूल है सारे निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पे कार्बन प्लस कितने हाइड्रोजन? 22, ऑक्सीजन 11 H2O फरार हो जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। बचा क्या? सिर्फ 12 कार्बन। और ये किस कलर का होगा? ब्लैक। कार्बन का कलर कैसा होता है? ब्लैक, काला होगा ना। तो जैसे ही आप यहाँ इसे धीरे धीरे हीट करोगे ये पूरी चीज काली हो जाएगी। देखो हो रही है धीरे धीरे ब्लैक, तो पूरा कैसा हो जाएगा? ये ब्लैक। मतलब यहाँ पे भी एक शुगर मॉलिक्यूल था, वो फर्दर सिर्फ कार्बन और वाटर में डिकम्पोज होगा। करते नेक्स्ट। ये समझा दिया। नेक्स्ट हो गया, वो भी हो गया। नेक्स्ट। ओके। सो लेट, इसके ऊपर से हम कंक्लूजन ला सकते हैं कि जिस किसी में भी हम हीट देके उसे 1 से 2 में बांट रहे हैं, 1 से 2 में अलग होगा, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट हमने कौन सा देखा? हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, क्या लिबरेट हो रहा था? जल्दी से फॉर्मूला CaCO3। तो इसे कैल्शियम कार्बोनेट को, वेरी गुड, हीट करने से मिलेगा क्विकलाइन CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जांपल इज हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हीट करने से पहले वाटर मिलेगा, फर्दर उसे हीट करने से सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड हैजार्डस गैस मिलते हैं। नेक्स्ट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, जिसको हीट करने से लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट NO2 और ऑक्सीजन मिल रहा था। एंड लास्ट हमने जो देखा हीटिंग ऑफ शुगर, जिसमें से वाटर और कार्बन अलग हो रहा था, पूरी ब्लैक हो जा रही थी। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे जो भी फोटो डिकम्पोजिशन होगा, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, या फिर जो भी डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू होगा, वो पढ़ेंगे। समझ गए?